तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और मुझे तो लगता है कि कल जो हम बात कर रहे थे ना कि ये सीरीज का नाम क्या होना चाहिए, मुझे लगता है इस सीरीज का नाम होना चाहिए घटिया बैटिंग का कंपटीशन। और सबसे बड़ी बात तो कि कल इंडियन टीम को बड़ा धक्का लगा। धक्का ये लगा कि भाई रविचंद्रन अश्विन के घर में बदकिस्मती से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसको जाना पड़ गया। हालांकि मुझे पूरी सिंपैथी है रविचंद्रन अश्विन के साथ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसके घर में सब कुछ सही हो, सारे लोग भले चंगे और स्वस्थ हों। जो भी बीमारी है वो जल्दी ही सबकी ठीक हो जाए और घर में सुख शांति हो। बहुत जल्दी रविचंद्रन अश्विन वापस टीम को ज्वाइन भी कर ले। लेकिन हाँ, वो टीम में 11 में खेले या नहीं खेले, इसके बारे में मेरा सीरियस ऑब्जर्वेशन ये है कि उसको टीम में 11 में नहीं होना चाहिए। ना तो इस मैच में होना चाहिए था और ना ही बाकी पूरी सीरीज में होना चाहिए, क्योंकि ही इज गुड फॉर नथिंग। उसको गड्ढे विकेट चाहिए विकेट लेने के लिए, जो मैं कल के वीडियो में भी आप लोगों को बोल चुका हूं। एशियन कॉन्टिनेंट में गड्ढे विकेट, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो, यहाँ पे गड्ढे विकेट बना बना के रविचंद्रन अश्विन ने 67 मैचों में 397 विकेट लिए हैं। और बाकी एशियन कॉन्टिनेंट के अलावा बाकी उसने कहा कितने रन बनाए हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। बाकी 100 विकेट लिए हैं उसने 30 टेस्ट मैचेस में। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रविचंद्रन अश्विन है या नहीं है। वो जब तक गड्ढे नहीं बनाओगे आप तब तक ये कोई भी स्पिनर इफेक्टिव नहीं है। और थोड़ी बहुत कला जो है वो रिस्ट स्पिनर्स में होती है, जैसा कि आज कुलदीप यादव ने दिखाया। वो तो भला हो जो रूट का। जो रूट, सबसे बड़ी बात तो ये कोलैप्स जो है ये जो रूट ने ट्रिगर किया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस आदमी ने उसको ये सलाह दी है कि भैया बेसबॉल तुझे भी खेलना है। मैं अगर इंग्लैंड के मैनेजमेंट को अगर सलाह दूं तो मैं ये बोलूं कि भैया जो रूट तुझे तो अपना एक छोर पकड़ के रहना है, बाकी टीम को मारने दो आड़े टेढ़े उल्टे सीधे स्वीप, सारे शॉट मारने दो। लेकिन जो रूट का काम है कि वहां खड़े रह के 150 रन बनाना है हर मैच में। अगर ये इन लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन कर लिया ना अपनी टेक्निक को, तो ये होगा कि ये सारे टेस्ट मैचेस जीतने लगेंगे। फिर अभी जो ये इनका सक्सेस रेट जितना भी है उससे डबल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि वो जो रूट भी लगा हुआ है मारने। मतलब बताइए आप, कभी सपने में आपने सोचा होगा कि जो रूट इस तरह का शॉट मार के आउट होगा? रिवर्स स्वीप बुमराह की बॉल पे, अरे तुझे तो वैसे ही बुमराह आउट कर देता है और तू रिवर्स स्वीप भी मारने चल दिया उस बॉल पे। पिछले मैच में भी ये एक बार ये ऐसे ही रिवर्स स्वीप मारते हुए बोल्ड हो गया था बुमराह की बॉल पे। वो तो मतलब विकेट की बॉल पे ही मार दिया। आज विकेट के बाहर की बॉल को, जिसको आराम से या तो छोड़ सकता था या ड्राइव कर सकता था, उस बॉल पे रिवर्स स्वीप मार के जायसवाल को कैच पकड़ा दिया। हालांकि जायसवाल ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन वो जो रूट ने, मतलब हम तो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि वो इस तरह का शॉट मारेगा। और उसके बाद बेन डकेट एक फॉल्स शॉट पे आउट हो गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। और आज एक चीज अच्छी है कि रोहित शर्मा को शायद कल जाके, मतलब किसी ने समझाया, किसी पढ़े लिखे आदमी ने बताया कि भैया जब आदमी आड़े टेढ़े शॉट मार रहा है तो वो जहां शॉट मार रहा है वहां कम से कम फील्डर तो लगा के रखो। अरे तुम्हारे पास फील्डरों की कमी है क्या? मिड विकेट में और ऑफ साइड में जहां वो स्वीप्स मारता है, स्विच हिट मारता है, वहां फील्डर जब नहीं लगाओगे तो वो तो मारता ही चला जाएगा। तो वो एक तो वो हुआ ये कि इनको स्पिनर्स से तो बॉल करवाना मजबूरी थी इनकी, क्योंकि अब ये मतलब फास्ट बॉलर्स कितनी बॉलिंग करेंगे। हालांकि इसने अच्छा किया कि शुरुआत में इसने सिराज को बॉलिंग नहीं दी, क्योंकि कल सिराज का कॉन्फिडेंस कोई बिल्कुल अच्छा नहीं था। सिराज की अच्छी खासी धुनाई कल की थी उन लोगों ने, तो सिराज का तो पिटना बिल्कुल जायज था आज सुबह भी। इसलिए अच्छा हुआ उसने नहीं दी उसको बॉलिंग, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में भी लो था। कुलदीप यादव ने लेकिन जिस तरह से बॉलिंग शुरुआत की, कुलदीप यादव ने तो बहुत ही चमत्कारी टाइप की बॉलिंग कर दी। और बेन डकेट जो आउट हुआ उसके बाद तो फिर बेयरस्टो को जो बॉल फेंकी है कुलदीप यादव ने, वो तो गजब की बॉल फेंकी। मतलब बेयरस्टो भी ऐसा अपने आप को बदकिस्मत मान रहा होगा कि देखिए पूरे मैच में कोई बॉल इतनी स्पिन नहीं हुई है जितनी बेयरस्टो वाली बॉल स्पिन हुई। ऑफ स्टंप के बाहर से आके बेचारे के पैड पे लग गई। और वो पिछली सीरीज जब हुई थी इंडिया की इंग्लैंड के साथ, उसमें भी वो कई बार ऐसी बॉलों पे आउट हुआ था। तो अब ऐसा हो जाता है कभी कभी, वही बदकिस्मती वाली बात है। रजत पाटीदार की तरह बेयरस्टो का भी लक वैसे ही चल रहा है। तो बॉल हो गई उल्टी सीधी और आउट हो गया। उसके बाद बेन स्टोक्स अच्छा खासा 40 रन पे खेल रहा था, वहीं देख रहा है कि बुमराह खड़ा हुआ है मिड विकेट, डीप मिड विकेट के ऊपर, वहीं शॉट मारने चल दिया, उसको हाथ में कैच पकड़ा दिया। फिर उसके बाद तो खैर सिराज अपने रंग में आ गया।
सिराज ने अकलमंदी की बॉलिंग की, जो बाद में आके उसने बोला भी पोस्ट मैच, जो उससे उसका जो इंटरव्यू हुआ उसमें बोला भी कि भैया विकेट से बॉल निकल ही नहीं रही थी। जब विकेट से बॉल निकल नहीं रही है तो फिर आपको विकेट पे टप्पा देने का मतलब क्या है? फिर आप यॉर्कर फेंको। और जब रिवर्स हो रहा है थोड़ा बहुत तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट यॉर्कर में ही हो सकता है। तो उसने वही किया, किस्मत से उसकी अच्छी पड़ भी गई और उसको 4-4 विकेट मिल गए। कहा तो मतलब कल 10 ओवर में 50 रन दे के गया था वो। तो ऐसा थोड़ा बहुत दिमाग उसने लगाया, अच्छी बॉलिंग की। और एक तो ये थोड़े से स्पार्टेड भी थे क्योंकि अश्विन की एब्सेंस की वजह से इनको मालूम था कि अब ये 4 बॉलर्स ही हैं, और 4 बॉलर्स ही हैं तो फिर अब जो करना है इनको ही करना है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, जब व्हेन योर टीम इज अगेंस्ट द वॉल तो थोड़ा सा स्पिरिटेड परफॉर्मेंसेज आ जाती है कि चलो अब ठीक है, वो जो चला गया है प्लेयर हमारा, अनफॉर्चुनेटली इस तरह से जाना पड़ा, तो अब हम उसके लिए भी थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं। हालांकि वो आज होता अश्विन तो वो तो पिटाई खाने के अलावा उसका कुछ होना नहीं था। तो वो तो मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं तो ये कहता हूं कि अभी वो ठीक है, उसके घर में सब कुछ ठीक हो, वो उसके बाद आ भी जाए तो उसको आगे के 2 टेस्ट मैचेस खिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए गड्ढे विकेट। गड्ढे विकेट के अलावा उसको विकेट मिलते नहीं है। तो वो अब जो भी है, आप कुछ भी करो, लेकिन अश्विन से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो उसके बाद इंग्लैंड ने जो चमत्कारी तरीके से इंडिया को वापस करवाया है, मतलब आप देखिए, कहाँ तो हम ये बात कर रहे थे कि आज सुबह के सेशन में वो 125 ठोकेंगे, फिर लंच और टी के बीच में 125 ठोकेंगे, लेकिन वो तो पूरे एक ही सेशन में 112 रन बना के सारे 8 विकेट ही आउट हो गए उनके, ऑल आउट ही हो गए। इंडिया को 126-25 रन की लीड भी दे दी उन्होंने। मतलब इससे बड़ा चमत्कार इंडिया के लिए क्या हो सकता था? आज तो रोहित शर्मा कुछ और मांगता अगर, तो शायद वो भी मिल गया होता। उसको मांगना था जैकपॉट लॉटरी का। खैर लॉटरी तो इन लोगों की वैसे ही लगी हुई है, उसके बारे में तो क्या बोलना है। तो मतलब ये है कि आज आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। जब जो रूट इतना गंदा शॉट मार के आउट हो सकता है तो फिर तो मतलब किस्मत की देवी जबरदस्त मेहरबान थी आज इंडियन टीम के ऊपर। और बस फिर उसके बाद क्या था, मुझे लग रहा था कि फिर से ये लोग बदतमीजी ना शुरू कर दे सेकेंड इनिंग्स में, और बदतमीजी की भी रोहित शर्मा ने। मतलब आप ये देखिए, इतना बढ़िया विकेट है, सब कुछ है, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया शॉट छक्के मारने वाले बैट्समैन हो, तुमको लेकिन स्वीप ही मारना है, वो भी विकेट की बॉल पे ही मारना है। मतलब इसको देखिए, इसको मैच्योरिटी बोलेंगे क्या कप्तान की? मतलब विकेट पे आती हुई बॉल पे तुमने स्वीप मारा, अब तुम चांस क्यों ले रहे हो? फिर उसके बाद जब रिव्यू में एलबीडब्ल्यू हो गए, अंपायर्स कॉल हो गया, तब सड़ा मुंह बना के खड़े हुए हो और कह रहे हो अरे मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमको ये शॉट मारना ही क्यों है? सीधे बल्ले से खेल खेल के बना लेते ना 150-200 रन। कोई रोक रहा था तुमको? आज बाकी फिर गिल ने और जायसवाल ने क्या किया? शुरुआत में सीधे बल्ले से खेलते रहे और उसके बाद जायसवाल ने नॉट आउट सेंचुरी मार दी, गिल अभी भी नॉट आउट खड़ा हुआ है, रोहित शर्मा बाहर बैठ के ताली बजा रहा है। मतलब बताइए आप, हद हो गई। कौन समझाएगा यार? तुम्हारी उम्र 36 साल हो गई, रिटायरमेंट नजदीक आ गया, वैसे ही लात पड़ने का डर है, ऊपर से हरकतें ऐसी कर रहे हो। अब तो वैसे भी तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए, तुमको T20 वर्ल्ड कप के लिए जय शाह ने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया कप्तान। और क्या भगवान से मिलना है अब? मतलब सारी कुछ बिना कुछ कहे सुने सब कुछ मिल गया तुमको, तो अब जरा कम से कम परफॉर्म ही कर दो। थोड़ा चढ़ के खेलते तो स्वीप मारने चल दिए। सीधे बल्ले से जब तुम छक्के मार सकते हो, दुनिया में तुमसे ज्यादा अच्छा छक्के मारने वाला कोई नहीं है, तो तुमको स्वीप समझ में आ रहा है विकेट की बॉल के ऊपर। अब जाओ बिहार बैठे रहो, बस बजाते रहो ताली। वो जायसवाल कितना बढ़िया खेला उसने, 50 रन तक कोई रिस्क नहीं, और उसके बाद अगली 42 बॉलों में ठोक दी। मतलब एक टाइम तो इतने ज्यादा मारने पीटने के मूड में आ गया था, जेम्स एंडरसन के एक ओवर में 14-15 रन ठोक दिए उसने, 1 छक्का 2 चौके। फिर उसके बाद तो आ ही गया मूड में। तो वो जो ये जो इंग्लैंड के जो 2 कौड़ी के स्पिनर्स हैं, उनकी अच्छी खासी धुलाई की उसने, जो कि पीस पूरी सीरीज में होनी चाहिए थी उसके अलावा, लेकिन किसी ने पीटा ही नहीं है स्पिनर्स को। तो वो राहुल द्रविड़ ने बाहर से मैसेज भिजवाया कि भैया थोड़ा आराम से कर। तो उसके अगले ओवर में जब मैसेंजर के बाद का ओवर आया, उसमें उसने 2 रिवर्स स्वीप मार दिए। तो वो बाद में दिखा भी रहे थे राहुल द्रविड़ को कि विक्रम राठौर उससे कह रहा है भैया तुमने मैसेज भेजा और कर क्या रहा है वो, कि वो तो गनीमत है कि वो आउट नहीं हुआ। खैर अब लेकिन एक चीज और है, वो सेलिब्रेशन जो किया उसने सेंचुरी के ऊपर, तो कमेंटेटर्स कह भी रहे थे वो डेविड वार्नर स्टाइल में इतना ज्यादा उछल गया कि कमर में स्पेजम ही हो गया। उसके बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा उसको। और फिर रजत पाटीदार बेचारा, बदकिस्मती की आप देखिए, इंतहा देखिए कि एक बैट्समैन
जो पहले 2-3 पारियां जो हुई हैं उसमें उसको गलत बॉल पड़ गई। आज बॉल वाकई खराब थी, तो अपनी किस्मत इतनी खराब होती है कि हाथ में कैच दे के चला गया। जो छक्का मारने वाली बॉल थी उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ये बॉडी लैंग्वेज का भी फर्क पड़ता है। ये आप डरे सहमे हुए आते हो आप, तो ऐसे में इन लोगों को ना मैं मैनेजमेंट को सलाह दूंगा कि भैया आप लोग ना इनको विवियन रिचर्ड्स के वीडियोस दिखाओ जरा। विवियन रिचर्ड्स जब बैट्समैन के आउट होने के बाद पवेलियन से क्रीज तक आता था ना, उसका जो स्वैगर जो होता था ना, वो देख के ही मतलब बॉलर डर जाते थे कि वो तो ही यूज्ड टू से दैट आई मीन बिजनेस, और मैं तुमको फोड़ फाड़ के रख दूंगा। मैं इसीलिए आया हूं, मैं मेरे को डराने की कोशिश तो करना मत, मैं तुमको फोड़ने आया हूं इधर। वैसा होना चाहिए बैट्समैन को भी थोड़ा। लेकिन क्या है, अब ये लोग डर जाते हैं, ये लोग यंग हैं, अभी एक्सपीरियंस तो है नहीं, 3 पारियां फेल हो चुकी हैं, तो अब क्या करेंगे। तो डर गया रजत पाटीदार उसमें, वो बिल्कुल हाफ ट्रैकर यार, उस बॉल के ऊपर उसने हाथ में कैच दे दिया मिड विकेट पे। ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब लेकिन ये इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो, कि अब क्या होगा अगले टेस्ट मैच में केएल राहुल जब फिट हो जाएगा 100%, तो इस टीम में से किसी ना किसी को तो निकालना था, बिकॉज यू कैन नॉट कीप केएल राहुल आउट। तो अब केएल राहुल जब आएगा तो फिर बाहर किसको करना है। अगर रजत पाटीदार ने भी रन बना दिए होते तो क्या करते आप, फिर भी आपको रजत पाटीदार को ही निकालना पड़ता, क्योंकि आप सरफराज को नहीं निकाल सकते थे द वे ही बैटेड इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो अब बात वही है कि अब भले सरफराज दूसरी पारी में फेल भी हो जाए, खैर भगवान ना करे कि फेल हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो भी आप सरफराज को नहीं निकाल सकते अगले, क्योंकि उसने जिस मैनरिज्म में पहली पारी में बैटिंग की थी। लेकिन रजत पाटीदार काफी टिमिड दिखा है, तो आज अगर उसने रन बना भी दिए होते तो भी तलवार उसी के ऊपर गिरनी थी केएल राहुल के आने के बाद। तो अब चलो रहा साहब, वो किस्मत से हिसाब बराबर हो गया कि अब वो केएल राहुल आ जाएगा। अगर वो फिट हो जाता है तो पाटीदार को उसको जगह देनी पड़ेगी। खैर अब ये तो हो गया। अब इंडिया की 320-30 रन की तो हो गई है लीड, अभी इनके पास 8 विकेट और बाकी है। अब ये क्या करेंगे, अब इनके सामने धर्म संकट होगा कि हम इंग्लैंड को कितना टारगेट दें। अब बात यह है, अभी 180 ओवर का खेल बाकी है मिनिमम 2 दिनों में। अब उसमें से कल ये 60 ओवर तो पक्का खेलने, क्योंकि इंग्लैंड को आउट करने के लिए भी इनको 120 ओवर तो चाहिए होंगे। अब 120 ओवर चाहिए, इसका मतलब कल टी तक तो इनको खेलना है। कल टी तक के 60 ओवरों में इनका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 200 रन बनाए। अगर इंग्लैंड को इन्होंने 500 के नीचे की वो टारगेट देने का सोचा तो इनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक चीज मत भूलिए आप कि इंडिया इज प्लेइंग ओनली विथ 4 बॉलर्स, और 4 बॉलर्स में से अगर किसी एक को और इंजरी हो गई तो आपके पास 3 ही बचेंगे। देखिए इंजरी का कोई भरोसा नहीं है, इंजरी कभी भी हो सकती है, किसी को भी, एक को नहीं 2 को भी हो सकती है। फिर आप क्या करोगे, तो 500 क्या 600 का भी टारगेट ठोक देगी इंग्लैंड। इसलिए आपको वो भी क्वेश्चन लेके चलना है कि यू आर 1 बॉलर शॉर्ट। हालांकि वो अश्विन का तो कोई मतलब फायदा है नहीं, वो अगर होता भी तो वो पिटने के अलावा उसका कुछ होता नहीं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते आप, हो सकता है उल्टी सीधी स्पिन होने लगे विकेट में, क्योंकि अब चौथे 5वें दिन का खेल बाकी है और कल ये टी तक तो कम से कम खेलेंगे इंडियंस। तो पिच और डिटीरियोरेट होगी और उसके बाद तो स्पिन और बाउंस ऊपर नीचे होने का तो अंदेशा है ही, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इनको टारगेट देना पड़ेगा इंग्लैंड को। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल का मैच तो बहुत मजेदार होने वाला है। अब देखते हैं इंडियंस सुबह अगर ये उल्टा सीधा खेल के आउट नहीं हुए तो इनको अच्छा रन बनाना चाहिए, जो कि अब थोड़ा सा आधा घंटा सुबह थोड़ा ढंग से खेलना चाहिए, और वो इंग्लैंड भी पूरी ताकत लगा के आएगा। तो अब कल का मैच बहुत मजेदार है। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।